साथियों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर देखेंगे साथियों, और ये पहली क्लास होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉडल पेपर की। इस वीडियो की अगर बात करें, इसमें आप लोग हिंदी देखेंगे, जीके जीएस देखेंगे और रीजनिंग देखेंगे और साथियों मैथ्स देखेंगे। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कब है साथियों? 8, 9, 10 जून, ये 3 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। और आपका इन दिनों में कैसा पेपर पूछा जाएगा, ये इस पेपर के माध्यम से साथियों मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर जितने लोग भी हैं, जितने स्टूडेंट भी हैं साथियों, अपनी परीक्षा को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो आज की वीडियो साथियों आप लोग देखिएगा। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा पेपर पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, जीके जीएस के, रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं साथियों आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, कौन से शब्द का। लेकिन यहां पर मैं एक शब्द लिख देता हूं साथियों, सेना शब्द का। तो सेना का पर्यायवाची अगर बात करते हैं, इसमें से क्या होता है साथियों? दल होता है। सेना टाइप नहीं कर पाए साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। थकान यहां पर खाली जगह में आएगा या क्या आएगा साथियों? या आपका अगर बात करते हैं बचपन के नाते, नहीं, इंसानियत के नाते। बिल्कुल सही साथियों, सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आंसर आपका सी होगा। दिए गए शब्द का विलोम आपको बताने के, जलमार्ग का साथियों विलोम यहां पर क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, जलमार्ग की अगर बात करते हैं तो थलमार्ग होगा, है ना, विलोम। सुमार्ग होगा, गुलमर्ग होगा या कुमार्ग होगा। मैं कहूंगा जल का थल हो जाएगा, यानी कि जलमार्ग का विलोम क्या हो जाएगा? थलमार्ग हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। तो यहां पर अगर बात करते साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्याण यहां पर गलत लिखा हुआ है। कल्याण नहीं होता है, क्या होता है? कल्याण होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि वो जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही है। यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको बताना है जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही हैं, कृपण हैं। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, यहां पर साथियों उदार आना चाहिए, कंजूस नहीं आना चाहिए, कर्मठ नहीं साथियों, कठोर नहीं, उदार आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को प्रकट करता है। बताता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, आप लोग मुझे बता दीजिए। तो बुरे काम का बुरा फल ही मिलता है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे उलझन में जाना। बिल्कुल सही साथियों, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, इसको ही कहा जाता है आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसके बाद देखिए, उसके मन में ना जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से ले रहा था। तो जोर जोर से साथियों इस खाली जगह में क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जोर जोर से उत्तिष्ठ नहीं साथियों, उच्छ्वास ले रहा था। तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? उच्छ्वास आ जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि मुहावरा है एक युग युगांतर से। क्या मुहावरा है साथियों? युग युगांतर से। ये एक यहां पर मुहावरा है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। इसका मतलब होता है साथियों प्राचीन काल से। युग युगांतर से मतलब इसका क्या होता है? प्राचीन काल से। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। ना निष्फल, कभी ना निष्फल होने वाला काम है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों हम लोग अमोघ कहते हैं। क्या कहते हैं? सटीक कहते हैं, निश्चित कहते हैं, अमोघ कहते हैं या विफल कहते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों उसको अमोघ कहा जाता है, जो ना कभी निष्फल होने वाला काम हो। उसके बाद देखिए, नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई रखे। तो कई क्या रखे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। कई अंगरखा रखे, तो मैं कहूंगा कई अंगरक्षक रखे, ये यहां पर साथियों आ जाएगा और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि थकान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो अभी मैंने पढ़ा था इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जो संविधान के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो संविधान के अनुकूल होता है ना, उसको तो हम लोग संवैधानिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? संवैधानिक। और जो गैर कानूनी हो उसको अवैध कहते हैं, और जो नियम के अनुकूल हो उसको नियमानुकूल कहा जाता है ना। जो कानून के अनुकूल हो उसको कानूनी कहा जाएगा, और जो संविधान के अनुकूल हो उसको संवैधानिक कहा जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन को चुनिए। ये काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। बताइए साथियों, यहां पर कहां पर आपको दिक्कत लग रही है, क्या साथियों यहां पर त्रुटि लग रही है, मुझे बताइए।
ये काम 4 आदमियों का है, इसे अकेले मत करो, ये होना चाहिए था, तो मैं कहूंगा 4 आदमी नहीं 4 आदमियों होना चाहिए था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सीता माता का नाम भी है, खाली जगह में आपको बताना है कौन सा है, जानकी, लौकिक, कोयल, मनभावन। मैं कहूंगा सीता माता का नाम जानकी भी है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी करनी पार उतरने, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? क्या गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाले व्यक्ति राजा माना जाता है? ये होता है नहीं। जहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो, ये होता है नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, अपनी करनी पार उतरनी, बिल्कुल सही साथू, यही इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। क्या लिखा हुआ है साथू यहाँ पर? गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। क्या होते हैं साथियों? इस खाली जगह में आपको बताने क्या आ जाएगा? बहुत से कांटे, यानी कि कुर्म, सूम, सुनक या शूल। मैं कहूंगा शूल यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? यहां पर शूल भी आ सकता है, तो शूल आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए, क्योंकि कांटे को शूल भी इसमें कहा जाता है, तो कांटे कह लो या शूल कह लो, बात एक ही है। छलनी कर डालना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? छलनी कर डालना, रौनक होना नहीं, मन में वैराग पैदा होना नहीं, शोक विहल कर देना, बिल्कुल सही, छलनी कर देना यानी कि शोक विहल कर देना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी आपको ज्ञात करनी है। आपसे कहा जा रहा है साथियों सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कला हो रहा है, तो यहां पर अगर बात करें संपत्ति गलत लिखा हुआ है, संपत्ति होना चाहिए, संपत्ति लिखा हुआ है जो कि गलत है। सही आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम भारत आधुनिक मंदिर से भरा हुआ है, रेखांकित आपको बताना है। तो आधुनिक का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये तो आप लोग जानते हैं, आधुनिक का विलोम नवीन नहीं होता है, पौराणिक, नए, अनुधमी, मैं कहूंगा पौराणिक कह सकते हैं साथियों। यहां पर आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आप सभी को यहां से आने, आप सभी को से जाने के लिए कहा गया है ना। यहां पर आपको बताना है सातु क्या आ जाएगा, बताइए। देखिए तो यहां पर सातु अत्र आ जाएगा, यहां को हम लोग अत्र भी कहते हैं, तो अत्र कहते हैं, तत्समरूप है यहां का अत्र, तो आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए 20 सवाल हो गए सातु। अब जीके जीएस के सवाल आप लोग यहां पर देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? तो चौरी चौरा घटना के कारण बंद कर दिया गया था, बिल्कुल सही सातु, इसी की वजह से बंद किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो कब प्रवेश किया था आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, ये आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सातु मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग सातु देखिए सीरियस हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को सातु क्रैक करने के लिए, है ना, तो आपके लिए सातु कुछ पीडीएफ तैयार की गई। जैसे कि आप देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में जैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, एक पीडीएफ आपको मैथ और रीजनिंग की दी जाएगी, है ना। उसके अलावा इसमें हर मैथ के क्वेश्चन के नीचे उसका पूरा सॉल्यूशन होगा, हर रीजनिंग के क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा। उसके अलावा साथियों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यू टाइप से, ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा साथियों हिंदी हो गई, मैथ, रीजनिंग होगी, और आपको साथियों जीके जीएस की पीडीएफ दी जाएगी, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की साथियों आपको पीडीएफ दी जाएगी। सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप टारगेट सिलेक्शन ऐप को, वहां पर आप अपना पेमेंट करवा देंगे और टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड करके ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि साथियों लगभग मुझे ऐसा मानना है कि 70 से 75% तक पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक रीजनिंग और मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहां पर कवर अप कर दिया गया है। हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर शामिल है, सारी चीजें साथियों है, तो इसको ले जरूर लीजिएगा साथियों। चलिए अगला देखिए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है ना, ये किसने दिया था? तो मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पंचशील का नारा, आंसर आपका सी होगा। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो यहां पर अगर बात करते सातु वीपी सिंह आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि उन प्रधानमंत्री के नाम वीपी सिंह था जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आपको यहां पर याद रखना है साथियों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो ये कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो यहां पर अगर बात करें विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका में होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको भी ध्यान रखना है, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, ये राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह? मैं कहूंगा चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह ही तो है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने
तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। तो आपको यहां पर साथियों याद ये रखना है कि जो पीली क्रांति थी ना, पीली क्रांति, इस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। भारत में इनमें से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो यहां पर अगर बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है क्या, तो आयकर तो नहीं है साथियों, सेवा कर की अगर बात करें तो ये एक अप्रत्यक्ष कर ही है। उसके बाद देखिए स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो। तो क्या 1 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो? मैं कहूंगा 10 करोड़, 15 करोड़ नहीं साथियों, 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो। ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को तो अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। अगला देखिए साथियों रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, ऐसा थोड़ी नहीं, इसको नहीं कहते रोजगारों के अवसरों की कमी। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम अगर काम कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा साथियों रोजगार के अवसरों की कमी, यानी कि आंसर आपके सवाल का बी हो जाता है। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों अगर डेसिबल 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो इसको शोर का नाम दिया गया। देखिए साधारण बातचीत होगी तो 30 से 40 डेसिबल होगा, जोर से बातचीत होगी तो 50 से 60 डेसिबल होगा, लेकिन जो ट्रैक्टर की आवाज थोड़ी सी असहनीय होती है वो साथियों 90 से 100 डेसिबल तक होता है, और जो सायरन की आवाज होती है वो 110 120 डेसिबल तक पहुंच जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज यानी कि हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है, यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तो पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है साथियों? चीन देश कर रहा है। चीन हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहां 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की? तो साथियों कहां पर की है? मैं कहूंगा कर्नाटक में की है, तो कर्नाटक आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है? आपका जवाब साथियों यहां पर 17 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि कहां 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है? तो आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? आपका जवाब पदुचेरी हो जाएगा, यानी कि पदुचेरी में 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के वालिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो साथियों महाराष्ट्र के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश के किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए भारतीय तट रक्षक बल का प्रमुख साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एस परमेश, और एस परमेश को ही भारतीय तट रक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किसने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है? आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए? तो मैं कहूंगा निकिता पोरवाल इनका नाम है, और निकिता पोरवाल ने ही फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा ये कहां पर शुरू की गई है? तो मैं कहूंगा ये कहां पर शुरू की गई? ये तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सवालों को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा साथियों। रीजनिंग का पहला सवाल है, और अगर बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की तो ये समझ लीजिए 150 सवालों में से 55 सवाल रीजनिंग के ही आ जाते हैं, यानी कि ये आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा आपका मदद करती है साथियों ये सब्जेक्ट। 150 में से 55 सवाल, 1/3 सवाल रीजनिंग के, ये बहुत बड़ी बात है, किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना। चलिए साथियों निम्नलिखित में से अब देखिए एक नंबर सीरीज का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 1076 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद आना चाहिए 882, और फिर साथियों 785, और फिर आना चाहिए 688, और फिर साथियों 591। तो ये सोचकर आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर आपका साथियों कैसे क्या हो सकता है, बताइए क्या आंसर आपका यहां पर होगा। देखिए
अगर हम देखें तो ये तो सातों घटता क्रम है। देखिए अगर हम 688 में से कितना घटा दें, 688 में से कि 591 आ जाए, तो मैं कहूंगा सातों 7 और 9 97 घटा दिया जाए। हम 785 में से कितना घटा दें कि 688 आ जाए, तो 7 और 9 97 घटा दें। यहां पर भी सातों 97 घटाया गया, तो मैं कहूंगा यहां पर भी 97 ही घटाया जाएगा और यहां पर भी 97 घटाया जाएगा। तो 1076 में से सातों 97 घटाओगे तो कितना बचता है, 979 बचता है। तो 979 यहां पर आएगा और 979 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सी में नहीं बल्कि डी में लिखा हुआ है। चलिए सातों नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि SWA से UYC बनाया गया, तो FJN से सातों यहां पर क्या बनाया जा सकता है, ये बात आपको यहां पर बताना है। देखिए S से U हुआ है तो 2 बढ़ाया गया है, W से Y हुआ है तो 2 बढ़ाया गया और A से C हुआ है तो 2 बढ़ाया गया है। यानी कि यहां पर भी सातों 2 ही बढ़ाया जाएगा। तो F से अगर 2 बढ़ाओगे तो सातों H आ जाएगा, J में अगर सातों 2 बढ़ाओगे तो L आ जाएगा और N में अगर 2 बढ़ाओगे तो P आ जाएगा। तो क्या ये कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है HLP, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए सातों आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 सवाल नंबर सीरीज के ही आएंगे, है ना। तो देख लीजिए सातों इस सवाल को 242 है, उसके बाद सातों 264 आ गया है यहां पर, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना, और उसके बाद आना चाहिए 308 और उसके बाद सातों 330 और फिर आना चाहिए आपका 352। चलिए तो देखते हैं सातों, ट्राई करते हैं कैसे यहां पर क्या हो सकता है। देखिए मुझे इतना पता है कि 242 में अगर हम 22 जोड़ देते हैं, कितना, अगर हम 22 जोड़ देते हैं तो सातों कितना मिल जाता है, 264 मिल जाता है। 208 में कितना जोड़ने सातों, यहां पर भी अगर 22 जोड़ने तो 330 मिल जाएगा और यहां पर भी 22 जोड़ने पर 352 आएगा। यानी कि यहां पर भी 22 जोड़ेगा और फिर यहां पर भी 22 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा सातों, 6 8 2 यानी कि 286 हो जाएगा। तो कुल मिला के 286 यहां पर आएगा और 286 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में सवालों को करना है, क्योंकि इससे बाहर सातों सवाल नहीं जाएंगे, समझ लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आप लोग तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए अगले नंबर का सवाल है, ऐसा भी एक सवाल आता है कि जैसे कि 5 हो गया माइनस 7 हो गया गुणा आपका 4 हो गया प्लस आपका 8 हो गया और भाग आपका 2 हो गया, बराबर कितना आना चाहिए साथियों, 70 आना चाहिए। कह रहे कि नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित सही समीकरण हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में साथियों हमेशा आप ऑप्शन नंबर डी से तय करा करिए, जिसमें ऑप्शन से आंसर निकालना हो। तो गुणा की जगह पर प्लस कर दीजिए और 4 की जगह पर 5 कर दीजिए, 5 की जगह पर 4 कर दीजिए, प्लस की जगह पर गुणा कर दीजिए। देखिए साथियों जैसे कि ये जो नंबर लिखे हैं साथियों इसके 5 हो गया है ना। देखिए 5 की जगह पर 4 है तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए साथियों, मुझे यहां पर लिखना चाहिए 4 लिखना चाहिए। चलिए तो 4 लिख देंगे, 5 की जगह पर 4 मैंने लिख दिया, माइनस का माइनस कर देंगे, 7 का 7 कर देंगे, गुणा की जगह पर प्लस किया गया है तो गुणा की जगह पर प्लस आ जाएगा, 4 की जगह पर 5 आ जाएगा तो 5 लिख देंगे साथियों, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पर साथियों आपका गुणा आ जाएगा, प्लस की जगह पर गुणा आ जाएगा और 8 का 8 आ जाएगा, भाग का भाग आ जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करके साथियों 17 आता है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखिए इसको कट करके 4 आएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 20 और ये आपका कितना हो जाएगा यहां पर, कोई दिक्कत तो साथियों यहां पर नहीं हो गई है। अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया, अच्छा देखिए 2 से कट होगा तो 4 आ जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा है ना, और उसके बाद साथियों यहां पर 7 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब 20 और 4 ये दोनों प्लस के तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, -7 हो जाएगा साथियों, बराबर कितना हो जाएगा 17, यानी कि इधर भी साथियों 17 आ जाएगा, 24 - 7 और इधर भी 17 आ जाएगा। तो अगर बराबर आ जाता है तो वही आपका जवाब होगा। यानी कि अगर देखिए अगर जैसे हमने इसको सॉल्व किया, अगर यहाँ पर 16 आता है इसको कैलकुलेट करके तो ये हमारा आंसर नहीं होता, लेकिन 17 बराबर 17 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि आंसर आपका डी होगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, क्या, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, है ना, मैं आपको देखिए कैसे समझाऊं, मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं, हो सकता हो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए साथियों यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, यहाँ पर 2 ट्रायंगल मैंने बना लिए और यहाँ पर क्या है, एक ऐसे करके लाइन है ना, और एक ऐसे करके यहाँ पर लाइन है। अब आपको बताने के जब ये दर्पण में आप देखोगे तो ये चीज साथियों कैसे दिखाई देगी। अच्छा यहाँ पर एक तो ऐसे करके लाइन बनी हुई है और एक यहाँ पर ऐसे करके लाइन बनी हुई है। सबसे पहले एक काम साथियों आप ये करिए, यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, देखिए ये लाइन इधर है ना, तो अगर दर्पण में देखोगे ये लाइन इधर आ जाएगी और ये जो चीज है ना साथियों ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ये कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे के यहाँ पर बनी हुई है नहीं, ऐसे यहाँ पर भी नहीं बनी हुई है इस वाले में, ऐसे यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर बनी है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए साथियों अगर ये लाइन ऐसे गई है, देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है ना ये पहले आ जाएगा, इसमें लाइन अगर साथियों ऐसे है, ठीक है ना, तो उसमें कैसे हो जाएगी साथियों, उसमें अगर बात करते हैं उसमें इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हो जाएगी। और इसकी अगर बात करते हैं इस वाले की, अब ये आपका आ गया,
ये आ गया। इसमें अगर ऐसे है तो इधर लाइन कैसे हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, तो ये वाली लाइन चलेगी इसमें, ना कि ये वाली चलेगी, तो ये नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। तो इस टाइप का सवाल आएगा साथियों, तरीका मैंने आपको बतला दिया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 7 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, जरूरी नहीं वो इसी क्रम में बैठी हैं। सवाल आपका अब यहां से स्टार्ट होता है। तो कितने लोग थे साथियों, 7 लोग थे, 7 लड़कियां थी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर सातों 7 आ जाता है। चलिए अब आगे का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि Q और R दोनों के निकटतम पड़ोसी P है, S ना तो R और ना ही T के निकटतम पड़ोसी है, T और U दोनों की निकटतम पड़ोसी है क्या। चलिए देखते हैं सातों क्या लिखा हुआ है। T और U दोनों के निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी V है सातों, V होगा यहाँ पर, ठीक है ना, V है यहाँ पर। और उसके बाद लिखा हुआ है V S के दाईं ओर, V S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, S U को निकटतम पड़ोसी R के ठीक बाईं कौन बैठे। देखिए अब हमें यहाँ पर V कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो V को ही आप बना लीजिए। तो T और V दोनों के निकटतम पड़ोसी V है, इसको रुक जाइए। S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर V है, तो इसको आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर बैठा दिया, सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ था, सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ था, तो मैं कहूंगा S का क्या लिखा हुआ है, एस के दाईं ओर दूसरा क्या होगा 1 2, यानी कि यहां पर साथ तो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी बैठेगी, ठीक है, मैंने बैठा दिया। उसके बाद कहा गया था कि टी और यू दोनों के निकटतम पड़ोसी है वी, तो टी और यू यानी कि टी और यू यहां पर आ जाएंगे, टी यहां पर आ जाएगा, यू यहां पर आ जाएगा। हो ये भी सकता है यू यहां पर आए टी यहां पर आए, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं। अब एक बार शुरू से देख लीजिए साथियों आप लोग, क्यू और आर दोनों के निकटतम पड़ोसी पी है, अच्छा। एस ना तो आर और ना ही टी के निकटतम पड़ोसी है, एस जो है ना आर और टी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी और यू दोनों के निकटतम पड़ोसी वी है, हो गया है ये। वी एस के दाईं और दूसरे स्थान पे ये भी हो गया है। एस यू की निकटतम पड़ोसी है, एस यू की निकटतम पड़ोसी यानी कि साथियों एस जो है ना, अच्छा देखिए ये यू यहां पर आ गया, यानी कि ये हमने बिल्कुल सही किया, यहां पर ही आएगा यू, यहां पर ही आएगा टी। अब थोड़ा सा हमें रिस्क लेना होगा, कैसे रिस्क लेना होगा देखिए जरा। क्यू और आर दोनों के निकटतम पड़ोसी पी है, क्यू और आर, तो Q और R दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है सातु P है, यानी कि इतना तो क्लियर है कि P यहां पर आएगा, बाकी Q और R यहां पर आएंगे। अब यहां पर एक बात लिखी हुई, S ना तो R और ना ही T की निकटतम पड़ोसी, यानी कि S जो है ना सातु S ये T की भी पड़ोसी नहीं है और R की भी पड़ोसी नहीं, यानी कि R यहां पर नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है R यहां पर बनेगा। तो R और Q के बीच में कौन है सातु P है, तो Q यहां पर आ गया। कह रहे कि R के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, तो R कहां पर है, R यहां पर है। R के ठीक बाएं कौन है सातु T है, तो मैं कहूंगा T आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि 12 गुणा 3 माइनस 4 भाग 2 प्लस 41 बराबर 7 आना चाहिए, यानी कि साथियों आपको ऑप्शन की मदद से करना है। अब फिर से ऑप्शन की मदद से, तो हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 12 की जगह पर अगर 41 रख दें, है ना, 12 की जगह पर अगर हम 41 रख दें और 41 की जगह पर अगर 12 रख दें, तो इसको कैलकुलेट करें क्या 7 आएगा। अगर 7 आ जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं आता है तो इसको आंसर नहीं मानेंगे। तो देखिए साथियों सबसे पहले अगर बात करते हैं 12 है ना, तो 12 की जगह पर क्या आ जाएगा, 12 की जगह पर सातों 41 आ जाएगा, तो सबसे पहले हमें 41 रखना चाहिए, 41 आ गया, गुणा 3 का 3 रहेगा, है ना, माइनस 4 का 4 रहेगा, भाग का भाग रहेगा 2 प्लस 41 आ गया, फिर से सातों 41 की 12 आ गया। देखिए 17 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है, भाग कटेगा 2 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा तो 3 का 3, 3 चौक 12, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस आपका 12, ये तो बिल्कुल कभी 17 नहीं हो सकता। चलिए तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसको ट्राई करिए एक बार, 7 की जगह पर 41 और 41 की जगह पर 7, तो सातों कुल मिला के 12 है ना, गुणा 3 माइनस 4 भाग 2 प्लस 41 की जगह पर 7, और ये 7 है तो 7 की जगह पर 41 आ जाएगा। देखिए क्या ये हो सकता है, 7 नहीं हो, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस आपका 7, देखिए 41 हो सकता है, 36 में से 2 जाएगा 34 बचेगा, 34 प्लस 7 कितना होता है, मैं कहूंगा 41 होता है, यानी कि 41 बराबर 41 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक ही आकृति आपको दे रखी है, आपको बताने कि जब ये दर्पण में दिखेगी साथियों, तो दर्पण में ये किस टाइप की दिखेगी। देखिए ये लाइन ऐसे है ना, तो मेरे हिसाब से लाइन ऐसे हो जाएगी जब दर्पण में दिखाई देगी। यहां पर कोई ऐसी लाइन नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पर कोई ऐसी लाइन नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पर भी कोई ऐसी लाइन नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पर ऐसी लाइन है जैसी लाइन मैंने यहां पर बनाई है, तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सभी पहिए साइकिल हैं, तो जितना जितना कहा जाए उतना उतना कर दीजिए। ये सभी पहिए क्या हो गए साथियों, ये सभी पहिए यहाँ पर साइकिल हमने मान लिए, कह रहे कि सभी कुछ साइकिल टब है, कुछ साइकिल टब है, तो मान लेते इतनी साइकिलें क्या हो जाएंगी, इतनी साइकिलें टब हो जाएंगी। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है, कौन सा आपके यहाँ पर गलत है।
देखिए सभी टब पहिए हैं भाई साहब, सभी टब तो पहिए नहीं हो सकते हैं, कुछ टब भी पहिए नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये गलत हो जाएगा। सभी साइकिल टब हैं, सभी साइकिल भी टब नहीं हो सकती हैं। सभी साइकिल पहिए, सभी साइकिल पहिए भी नहीं हो सकते। सभी पहिए साइकिल हो सकते हैं, सभी साइकिल पहिए नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नहीं करता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि आपको ये बताना है कि सबसे एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर सही तरीके से क्या आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं डीईसी यहां पर है, यहां पर भी है, देखिए डीईसीए 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 और डीईसीए और डीईसीए, ये तो वाई है, ये तो बहुत अंत में आता है, ये एन है, तो मैं कहूंगा वाई पहले आएगा या एन, तो एन पहले आएगा, एम पहले आएगा, इन एम पहले आएगा, एम पहले आएगा, ये डी, डी पहले आएगा, डी पहले आएगा, जी या डी पहले, तो डी पहले आएगा, ये उसके बाद में आएगा। यानी कि सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर देखिए एम आता है पहले या एन, तो एम आता है, तो फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 1 आएगा और फिर अंत में सा, तो ये 5 आ जाएगा। यानी कि 34,215 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब साथों मैथ के क्वेश्चन यहां पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैथ को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि प्रतिशत कितनी होगी, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए मान लीजिए साथों कुल मोबाइल अगर बात करें कितने हैं, मान लीजिए 100 है, 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं, तो 75% मोबाइल मान लीजिए 75 होंगे, तो 75% का 20% कितना होगा, एक बार जरा सा तो निकालिए, तो 20 × 60, 60/4 हो जाएगा, और 4 से कट होगा तो साथियों 15 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 75% के अगर 20% मोबाइल निकालते हैं तो 15 मोबाइल आते हैं। यानी कि 15 मोबाइल एक तरीके से यहां पर ये आ गए, यानी कि 15 मोबाइल हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं। तो शेष मोबाइल कितने, देखिए 100 में से 75% ये हो गए, 25% शेष मोबाइल बचे हैं, तो ये मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं साथों कितना आ जाता है यहाँ पर, 25 से कम 25, 25 चौक 30/4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसको कट करेंगे तो साथों 7/5 आ जाएगा, यानी कि 7.5% ये लाभ पर बेचे जाते हैं। तो 15 हानि पर बेचे जा रहे हैं, 7.5 लाभ पर बेचे जा रहे हैं, तो कुल मिला के हानि होगी, कितने हानि होगी, 7.5% की हानि होगी। तो 7.5% कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर है 2 ऑफ 40 माइनस ब्रैकेट के अंदर 44 है और साथियों 2 है और फिर -96 है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 42 + 2 46 हो जाएगा। 96 में से 46 को घटाओगे कितना बचेगा साथियों, 5 बचेगा, यानी कि माइनस का 5 आएगा साथियों। अब माइनस ये भी है, माइनस ये भी, यानी कि ये तो प्लस हो जाएगा, कुल मिला के प्लस का 50 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 2 ऑफ 40, यानी कि इसका मतलब होता है गुणा, तो 40 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कुल मिला के 80 और 50 कितना होता है, 130 होता है। 130 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आप लोग देखिए और बताइए साथों आपके सवाल का जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए 33% की छूट पर बेची जाती है ना, तो अंकित मूल्य आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। एक वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है, 2546 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य क्या निकलेगा साथों, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट, क्या साथों 100 माइनस छूट बटे 100, ये आ जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये विक्रय मूल्य आएगा साथों। विक्रय मूल्य कितना है, 2500, विक्रय मूल्य कितना है 2546, और अंकित मूल्य आपको यहां पर निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है 100 माइनस छूट कितनी है, 33% की 100 में से 33 जाएगा, तो साथियों कितना बच जाएगा यहाँ पर, 100 में से 33 जाएगा तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 67 बच जाएगा। 67 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगर बात करते हैं, 100 की गुणा इससे हो जाएगी, 67 भाग में आ जाएगा, तभी तो अंकित मूल्य आपका निकल पाएगा। अब 2546 हो जाएगा और ये गुणा साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये 67 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करके मुझे बताना है और आपका जवाब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं 67 के किससे करें कि 254 आ जाए, तो 67 मेरे हिसाब से अगर 67 तिया की अगर हम बात करें ना, तो कितने होते हैं, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 छंग 18 19 20 210 आ जाएगा। ये 254 चौक करेंगे तो बढ़ जाएगा, है ना। अब साथियों अब 254 201
अगर इसको घटाते तो कितना बचता है, 53 बचता है, यानी कि 53 जो बच जाएगा वो 6 में आ जाएगा। तो अब ये 536 हो जाएगा। तो अगर हम साथियों 67 की गुणा, आपके देखिए ये तो कितना आ गया, 3 आ गया। 67 की गुणा अगर हम 10 से कर देते हैं तो 670 आ जाएगी, लेकिन हमें 536 चाहिए है, तो 67 की गुणा मेरे हिसाब से 8 से आप लोग करेंगे। तो 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा, 7 7 6 36 6 छठे 48 और आपका 5 53 हो जाएगा। देखिए वही 536 आ गया, यानी कि 67 अट्ठे कितना हो जाएगा, 536 हो जाएगी। डबल जीरो इसमें लग जाएगा। 3800 आपका अंकित मूल्य निकल आएगा, और 3800 अंकित मूल्य कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो 4:7 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा आपसे पूछी जा रही है कितनी। बहुत आसान सा सवाल है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, 4:7 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी क्या है साथियों, पानी ये 7x है नीचे वाला, देखिए ये पानी है और ये साथियों अम्ल है। तो इसमें 10 लीटर हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट कर लेना और इसमें से x का मान यहां पर निकाल लेना है ना। 19 चौक की अगर बात, देखिए 19 की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये 4x है ना। देखिए 8 किया तो देखिए बराबर जब होता है तो आप क्या करते हैं, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत साथियों यहां पर नहीं है। चलिए साथियों, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 7x की अगर बात करें, 7 अट्ठे आपका 56x हो जाएगा, प्लस आपका 80 हो जाएगा, और 19 की 4 से करा दो तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 19 चौक आपका 76 हो जाएगा। तो 76x बराबर उधर 56 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 80 हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अगर 76 में से 56 जाता है तो 20 बचता है, यानी कि 20x आपका 20x बराबर 80 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौक 60, सॉरी 20 चौक 80, x बराबर 4 हो जाएगा। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है साथियों, अम्ल की मात्रा 4 है। तो x बराबर 4 है, तो 4x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 4 गुणा 4 होगी, तो मैं कहूंगा 16 हो जाएगी। यानी कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा साथियों 16 लीटर होगी, और 16 लीटर कहां पर है, 16 लीटर आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। उसके बाद कह रहे हैं कि 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़के की आयु कितनी है, यह बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। सबसे पहले आप काम ये करिए कि 15 लड़कों के समूह की औसत आयु अगर 24 वर्ष है, तो मैं कहूंगा साथियों 15 लड़कों की आयु का कुल मिलाकर योगफल कितना होगा। तो 24 की गुणा 15 से कर दीजिए। तो 24 की गुणा साथियों यहां पर हम लोग 15 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, 5 दूना 10, 120 आ गया, और यहां पर साथियों 24 आ जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, यानी कि मैं कहूंगा 360 कुल मिला के इनकी आयु है, किसकी, 15 लड़कों की। चलिए अच्छा, उसमें कहने के 13 वर्ष की आयु का एक लड़का समूह छोड़ देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कुल मिला के 15 लड़कों की आयु का कुल मिला के योगफल 360 है। इसमें से एक 13 वर्ष का लड़का समूह छोड़ देता है, तो कितना बचता है, 347। अब कुल मिला के योगफल बचता है, और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, यानी कि इसमें 13 वर्ष का लड़का निकलता है और अब इसमें एक नया लड़का शामिल होता है, उसकी नए लड़के की ही आयु कितनी है वही आपको बताना है। और कहने कि उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि जब वो इसमें शामिल होता है ना, 1 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु। तो अगर 24 अभी है तो फिर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो औसत आयु 25 हो जाएगी, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। और लोग कितने, 15 के 15 ये तो रहे, अरे भाई 1 घटा 1 जुड़ गया। तो अब साथ इन 15 लोगों की औसत आयु निकालने के लिए, कुल मिला के योगफल निकालने के लिए 25 की गुणा आपको 15 से करानी है। 25 की गुणा 15 से करा लेते, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 3, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए अब ये है साथियों, ये क्या है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये है साथियों जब नया लड़का शामिल हो गया तो ये योगफल है ना। अब इसमें से साथियों क्या था, जो एक तरीके से साथियों एक लड़का हमने निकाला था उसका आयु का योगफल ये 347। तो 375 में से 347 घटा दीजिए, आपको नए लड़का जो शामिल हुआ है उसकी आयु यहां पर पता चल जाएगी। तो 375 में से 347 को साथियों घटाइए, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 28 वर्ष है। तो 28 वर्ष कहां पर है, 28 वर्ष साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सारी क्लासेस साथियों आप लोगों के लिए है। इन सारी क्लासेस के जितने भी सब्जेक्ट थे
जैसे कि हिंदी हो गई, जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, करंट अफेयर हो गई, सब कुछ आपको पढ़ाया। अच्छा, इसी प्रकार की कुछ और क्लासेस हैं, है ना, इसी प्रकार की कुछ और भी क्लासेस हैं, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उन सारी क्लासेस को अगर आप देख लेंगे तो आपका ये पेपर अच्छे तरीके से सातु क्रैक हो जाएगा। और